नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 13 अनोखी दौड़ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। और यह पाठ जो है उपसर्ग से संबंधित है। उपसर्ग उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। दोबारा देखते हैं। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में, किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में, उसके अर्थ में विशेषता लाएं या परिवर्तन कर दें उसके अर्थ का, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि सुंदर, अगर हम सुंदर के आगे अति लगा दें, यानी कि सुंदर के आरंभ में अति शब्द लगा दें, त को छोटी की मात्रा अति, तो बन जाएगा अति सुंदर। सुंदर का अर्थ होता है मतलब जो सुंदर है, और अति सुंदर का अर्थ होता है बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो इस तरह से अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं, समझते हैं और इसके प्रश्न करते हैं। अब ये देखिए। सप्रेम नमस्ते। हम सब यहाँ सकुशल हैं, लेकिन अभी शीघ्र मिलना तो संभव ना हो सकेगा। खेल दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ अनेक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। उनके लिए ये खेल मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेने जैसे नहीं थे। अब देखते हैं पहला प्रश्न। ऊपर दिए गए मोटे काले शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। ये जो मोटे काले शब्द दिए गए हैं, सप्रेम, सकुशल, संभव, उपलक्ष्य, प्रतिस्पर्धा, अब हमें इन्हें अलग अलग करके लिखना है। जैसे सप्रेम को स अलग कर दिया, प्रेम अलग कर दिया। सकुशल में स अलग लिखा है और कुशल अलग। संभव में स आदम भव, संभव। उपलक्ष्य में उप को अलग लिख दिया और लक्ष्य को अलग। प्रतिस्पर्धा यानी प्रति को अलग, स्पर्धा को अलग। अब देखिए, याद रखिए, जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम ये सभी प्रश्न करेंगे तो हमें ये जो उपसर्ग है अच्छे से समझ में आएगा। अ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब हमें अ उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे अ जमा भिन्न, अभिन्न। अ जमा भाव, अभाव। अ जमा समान, असमान। अ जमा दृश्य, अदृश्य। अ जमा पर्याप्त, अपर्याप्त। यानी कि ये कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने इनके आरंभ में, शुरू में ये उपसर्ग लगा दिए जिनसे हमें एक नया शब्द मिला है। ठीक है, अब नीचे दिए गए शब्दों से पहले निर, सु अथवा वी उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। अब जैसे देश के आगे हम वी लगा देंगे तो विदेश बन जाएगा। कन्या के आरंभ में हमने सु लगा दिया तो क्या बन जाएगा? सुकन्या। गुण के आगे हम यानी कि आरंभ में निर लगा दें, निर, तो क्या बन जाएगा? निर्गुण। पुत्र, इस शब्द के आरंभ में अगर हम सु शब्दांश लगा दें तो क्या बनेगा? सुपुत्र। योग शब्द के आरंभ में वि शब्दांश जोड़ने से क्या बनता है? वियोग। मम, मम शब्द के आरंभ में निर शब्दांश जोड़ने से क्या बनता है? निर्मम। ठीक है,
नीचे दिए गए उपसर्गों व शब्दों को जोड़कर नए शब्द बनाइए। ये उपसर्ग दिए गए हैं और ये हमें शब्द दिए गए हैं। अब इन दोनों को जोड़कर हमें क्या करना है, नया शब्द बनाना है। जैसे आ जमा दान, आदान। अ जमा ज्ञान, अज्ञान। अनु जमा रूप, अनुरूप। अव जमा गुण, अवगुण। अप जमा मान, अपमान। वि जमा कार, विकार। दु जमा बला, दुबला। प्र जमा देश, प्रदेश। प्रा जमा जय, प्राज्य। बे जमा ईमान, बेईमान। तो देखा आपने कि इन शब्दों के आरंभ में ये शब्दांश जुड़ने से एक नया शब्द हमें मिलता है और उसका अर्थ में या तो विशेषता आ जाती है या परिवर्तन आ जाता है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करके लिखिए। ये है हमारे पास नवीन शब्द यानी कि नया शब्द, और अब हमें इन शब्दों में से उपसर्ग को अलग करना है और मूल शब्द जो है इसमें उसे अलग करना है। जैसे विजय, विजय में वि उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो हमें उपसर्ग अलग कर देना है, वि जमा जय। प्रभाव में प्र जमा भाव। दुर्गुण में दुर जमा गुण। अभिमान में अभि जमा मान। अनजान अन जमा जान। प्रवेश प्र जमा वेश। ठीक है, आओ दोहराएं से संबंधित है हमारा अगला प्रश्न। नीचे खंड क में शब्द दिए गए हैं और खंड ख में उनके समान अर्थ वाले शब्द दिए गए हैं। शब्दों को उनके समान अर्थ वाले शब्दों से मिलाइए। ये खंड क और ये खंड ख। अब ये जो शब्द हैं इन्हीं के समान अर्थ वाले शब्द यहाँ दिए गए हैं, हमें सही शब्दों से उसका मिलान करना है, सही अर्थ से उसका मिलान करना है। जैसे आज़ाद, आज़ाद यानी कि स्वतंत्र, आज़ाद को हम स्वतंत्र से मिलान कर देंगे। खजाना धन संपत्ति, खजाना यानी कि धन संपत्ति। तोहफा यानी कि उपहार। शामिल सम्मिलित। गुलामी दास्ता। ठीक है, दास्ता। तो ये क्या है, समानार्थी वाले शब्द हैं एक तरह से। जैसे आज़ाद का समानार्थी शब्द क्या है, स्वतंत्र। खजाना का धन संपत्ति। तोहफा का उपहार। शामिल का सम्मिलित। गुलामी का दास्ता। ठीक है, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। झाड़ी झाड़ियाँ, ये एक वचन है, हमें इनके बहुवचन बनाना है यानी कि वचन बदलना है। झाड़ी से झाड़ियाँ। रुपया रुपए। मशाल मशालें। दरवाजा दरवाजे। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, रुपए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। भनक पड़ना, ये मुहावरे दिए गए हैं, हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। भनक पड़ना यानी कि इसका वाक्य हम क्या बनाएंगे, चोरों को पुलिस के आने की भनक पड़ गई। भिड़ जाना, राम अपने मित्र की जान बचाने के लिए गुंडों से भिड़ गया। अगला है गुड़ गोबर करना, रोहन ने सारा काम गुड़ गोबर कर दिया। अगला देखते हैं, दम तोड़ना, रोगी ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। प्राण न्यौछावर करना, सच्चे देशभक्त अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरों द्वारा पूरा कीजिए। ये दिए गए हैं, घी के दिए जलाना,
आँखों में धूल झोंकना, नाक में दम करना, मन में लड्डू फूटना, हाथ बटाना। तो इन वाक्यों को हमें इन्हीं मुहावरों से पूर्ण करना है। जैसे इन चूहों ने तो नाक में दम कर दिया है। पार्क की सफाई करने में सभी बच्चे एक दूसरे का हाथ बटा रहे हैं। अपने लिए नए कपड़े और खिलौने देखकर कविता के मन में लड्डू फूटने लगे। जब मोना को बहादुरी का पुरस्कार मिला तो उसकी माँ ने घी के दिए जलाए। सबकी डैश चोर सामान लेकर भाग गया। सबकी डैश चोर सामान लेकर भाग गया, यानी कि सबकी आंखों में धूल झोंककर चोर सामान लेकर भाग गया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह लगाना है हमें। विराम चिन्ह आपको पता ही है क्या होते हैं। विराम चिन्ह होते हैं भाषा के प्रवाह में रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए कुछ संकेत चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। और भाषा को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने के उद्देश्य से ही इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य देखते हैं। सोनिया, दीपा और रेशमा पार्क में खेल रही थी। तो इसमें हमें यहाँ पर हमने अल्प विराम चिन्ह यानी कि कोमा का प्रयोग करना है। सोनिया, दीपा अलग अलग लड़कियों के नाम हैं, तो इन दोनों के नाम के बीच में हम ये अल्प विराम चिन्ह लगाएंगे। और रेशमा पार्क में खेल रही थी, यहाँ पर हमारा जो वाक्य है यह खत्म होता है, पूर्ण होता है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? पूर्ण विराम चिन्ह। ठीक है। अब अगला वाक्य देखते हैं। माँ ने पूछा, अनवर कहाँ रहता है? अब अगर हम इसमें विराम चिन्ह ही नहीं होगा कोई सा भी, तो फिर माँ ने पूछा अनवर कहाँ रहता है, इस वाक्य का पता ही नहीं चलेगा कि क्या अर्थ है, वाक्य का अर्थ क्या है। तो माँ ने पूछा, यहाँ पर पहले हम रुकेंगे थोड़ा सा, अल्प विराम चिन्ह, फिर ये दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू। अनवर कहाँ रहता है? अब यहाँ पर कहाँ आ गया, यानी कि प्रश्न पूछा गया है, तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाएंगे और फिर ये दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद कर देंगे। ठीक है। अगला देखते हैं। वाह, तुमने तो बहुत अच्छी चित्रकारी की है। वाह यानी कि आश्चर्य का भाव है इसमें, आश्चर्य, हैरानी का। तो इसमें क्या आता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं, ऐसे डंडा पाके नीचे बिंदी। तो ये क्या, कौन सा चिन्ह होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय का भाव आए जिसमें। वाह, तुमने तो बहुत अच्छी चित्रकारी की है। अब यहाँ पर हमारा वाक्य पूर्ण होता है, तो क्या आएगा? पूर्ण विराम चिन्ह। अगला देखते हैं। पिताजी ने कहा, बच्चों कल हम डायनासोर की फिल्म देखने जाएंगे। अब हमें कहाँ पर थोड़ा रुकना है, ठीक है, तो वो हमें विराम चिन्ह के माध्यम से ही पता चलता है। जैसे कि पिताजी ने कहा, फिर कोमा यानी कि अल्प विराम चिन्ह, फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, बच्चों, फिर यहाँ पर भी थोड़ा सा रुकेंगे, अल्प विराम चिन्ह, कल हम डायनासोर की फिल्म देखने जाएंगे। यहाँ पर वाक्य हमारा पूर्ण होता है, तो पूर्ण विराम चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह बंद। तो इस तरह से हमें वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाने होते हैं, और हमें इन विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, तभी जो है हम अपने जो भी हम कहना चाहते हैं, जो भी हमारा भाव है लिखित भाषा में, जो हमारा भाव है उसे हम स्पष्ट कर सकते हैं। और बिना विराम चिन्ह के हमारे जो भाव हैं वह दूसरों को स्पष्ट नहीं होंगे, समझ में नहीं आएंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।